चिंता मत करो, मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। दीपू, तू 5 मिनट माँ के पास ही बैठ। हाँ दीदी, ठीक है। सरिता भागती हुई पड़ोस के विक्रम के घर जाती है और जोर से दरवाजा खटखटाती है। विक्रम अंकल, दरवाजा खोलो प्लीज। विक्रम अंकल, दरवाजा खोलो प्लीज। विक्रम अंकल। 2 मिनट बाद विक्रम दरवाजा खोलता है। अंकल, मम्मी अचानक से बेहोश हो गई है, प्लीज आप चलकर मदद करो। विक्रम और सरिता दौड़ते हुए सरिता के घर पहुंचते हैं। सरिता की मम्मी अभी भी बेहोश होती है और सरिता का छोटा भाई दीपू रोते हुए उसके सिर को सहला रहा होता है। विक्रम जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और फिर सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां सरिता की मम्मी एडमिट हो जाती हैं। सरिता एक बेंच पर बैठी होती है, तभी उसके बगल में विक्रम आकर बैठता है। सरिता, तुम ठीक तो हो ना? अंकल, मम्मी को ठीक होने में कितना समय लग जाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मम्मी को दिल का दौरा पड़ा है, उसके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1 महीने तक एडमिट करके रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे अंकल? मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, पर ऑपरेशन बहुत महंगा है और इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। डॉक्टर आज ही पैसे जमा करने को बोल रहा है, वरना वो इलाज शुरू नहीं करेगा। पर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? सरिता और विक्रम मिलकर भी ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं जमा कर पाते हैं और डॉक्टर सरिता की मम्मी का इलाज नहीं करता है। सरिता की मम्मी घर पर आ जाती है, पर अगले ही दिन उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। सरिता अब इस दुनिया में अकेली हो जाती है और उसके ऊपर एक छोटे भाई दीपू की जिम्मेदारी भी होती है। वह नदी के किनारे बैठकर अपने परिवार के बारे में सोच रही होती है। समय कैसा खेल खेलता है। 1 साल पहले हमारा हंसता खेलता परिवार था, कितने खुश थे हम। पापा रात को ऑफिस से आते थे, हमारे लिए खिलौने लाते थे और माँ स्वादिष्ट खाना बनाकर रखती थी। मैं और दीपू खूब लड़ाई करते थे और वो हमें डांटती थी। हम सब मिलकर खाते, हंसते और घूमने जाते थे। मेरे पापा की मैं लाडली थी, पर उस रात सब बदल गया जब पापा की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अब इस दुनिया में मेरा दीपू के सिवा कौन है? पर मुझे हिम्मत बांधनी होगी और दीपू के लिए जीना होगा। हमारे पास तो बस अब हमारे माता पिता का घर ही बचा है। सरिता अपने घर पहुंचती है तो वहां देखती है कि दीपू घर के बाहर खड़ा रो रहा होता है। क्या हुआ दीपू? विक्रम अंकल कहाँ है? वो तो तेरी देखभाल कर रहे थे ना? तभी विक्रम घर के अंदर से कुछ पेपर्स लेकर आता है और उसे सरिता को पकड़ाता है। ये लो तुम्हारे घर के कागजात, यह घर अब मेरा है और तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से निकल जाओ। सरिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह विक्रम अंकल पर विश्वास करती थी, पर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर विक्रम ने सरिता के घर को अपने नाम कर लिया था। सरिता और दीपू अब बेघर हो चुके थे। सरिता के पास कोई चारा नहीं था, वो अकेले लड़ भी नहीं सकती थी। वो दीपू को लेकर सड़क के किनारे बैठ जाती है। दीदी, मम्मी पापा कहाँ चले गए हैं? वो हमें लेने क्यों नहीं आते? वो हमें खाना क्यों नहीं देते? दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम चिंता मत करो दीपू, मम्मी पापा कहीं नहीं गए हैं। वह हमेशा हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं, बस हमारे पास नहीं आ सकते। पर मैं हूँ तुम्हारे पास और हमेशा रहूंगी। अभी तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हें पक्का कुछ अच्छा खिलाऊंगी। सरिता दीपू को बड़ी मुश्किल से सुलाती है। उसके बाद वो आसपास के होटल में खाना मांगने के लिए जाती है। सारे होटल वाले उसे भगा देते हैं। फिर वो रामधारी के होटल पर पहुंचती है। अंकल, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खाने को दे दो, प्लीज अंकल। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं रोज। जाओ यहाँ से, हमारे पास फ्री फुकट का खाना देने के लिए नहीं है, भिखारी लड़की कहीं की। तभी ये सारी बातें उस होटल का मालिक रामधारी सुन लेता है और वो आकर सरिता से पूछता है, क्या हुआ बच्ची, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? मैं और मेरा भाई 2 दिन से भूखे हैं, प्लीज कुछ खाने को दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी भूखे को ऐसे भगाते हुए? जाओ, जाकर उनके लिए खाना लेकर आओ। तुम बताओ लड़की, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सरिता रामधारी को अपनी पूरी कहानी बताती है। सरिता की कहानी सुनकर रामधारी को बहुत दया आती है। वो कहता है, बताओ, मैं तुम्हारी
और कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं खुद से पैसे कमाना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे छोले कुलचे बनाने सिखाए हैं। मैं उसी को बनाकर बेचकर पैसा कमाना चाहती हूँ, पर मेरे पास ये काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप मेरी इसमें सहायता कर पाए तो मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। रामधारी सरिता को कुछ पैसे लाकर देता है और फिर कहता है, तुम्हारी हिम्मत बहुत कमाल की है। तुम कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानती हो। अपने माँ बाप को खोने और अपने पड़ोसी से धोखा खाने के बाद भी तुम खुद से अपना काम शुरू करना चाहती हो। मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं ये सब अपने भाई दीपू के लिए कर रही हूँ। अगर वह नहीं होता तो मैं आज अपना जीवन का त्याग कर चुकी होती। मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहती हूँ। हाँ, कहो। मैंने होटल के बाहर एक पुरानी साइकिल रखी देखी थी। क्या मैं उसे भी ले सकती हूँ? मैं उस पर ही अपने छोले कुलचे का बिजनेस करूँगी। ठीक है, मैं उसे रिपेयर करा के तुम्हें कल सुबह दे दूंगा। इस तरह रामधारी की मदद से सरिता छोले कुलचे बनाना शुरू करती है और उसे साइकिल पर बेचना शुरू करती है। वो अपने छोले कुलचे का नाम रामधारी छोले कुलचे रखती है और उसके छोले कुलचे बहुत स्वादिष्ट होते हैं और उसे खाने के लिए बहुत से लोग सरिता को अपने घर बुलाते हैं। रामधारी सरिता को तरक्की करते हुए देखकर बहुत खुश होता है और उसे सरिता पर बहुत गर्व होता है। सरिता रामधारी को अपने बड़े भाई की तरह इज्जत करती है और धीरे धीरे उसके सारे पैसे चुका देती है। सरिता जितने पैसे कमाती है उसमें दीपू को भी एक अच्छे स्कूल में भेजती है और उसे खूब पढ़ाती है। सरिता 28 साल तक साइकिल पर छोले कुलचे बेचती है और उसका भाई दीपू पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। दीपू सरिता को अपनी माँ के समान मानता है और अपनी सारी सफलता का श्रेय सरिता को देता है। दीपू के ऑफिसर बनने के बाद भी सरिता छोले कुलचे बेचना नहीं छोड़ती, क्योंकि इसी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई थी। वो पूरे शहर में साइकिल पर रामधारी छोले कुलचे बेचने के नाम से मशहूर होती है और दूसरे शहर के लोग सरिता के छोले कुलचे खाने के लिए आते रहते हैं। नरेंद्र दिल्ली में टैक्सी चलाता था। वो रोजाना नई दिल्ली की स्टेशन पर खड़ा हो जाता और स्टेशन से निकल रहे लोगों से पूछता कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे अंकल? अंकल होंगे तुम्हारे पिताजी, मुझे भाई साहब कहो। ठीक है भाई साहब जी, आप कहाँ जाएंगे? झंडे बालान जाऊंगा, हनुमान जी के दर्शन करने हैं। मैं आपको दर्शन करा दूंगा ना। चलिए टैक्सी में बैठिए। नरेंद्र का रोजाना इस तरह के लोगों से पाला पड़ता रहता। नरेंद्र को सब कुछ झेलना पड़ता। नरेंद्र की कोशिश रहती कि रात को 9 बजे तक वो घर पहुंच जाए। अरे, आ गए आप? नहीं, मैं नहीं आया, मेरा भूत आया है। दीपक और कंचन सो गए क्या? नहीं, वो दोनों भूत अभी तक जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। कह रहे थे कि उनका आज का होमवर्क बहुत कठिन है, इसलिए आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हेल्प कुछ नहीं होता, हेल्प होता है। हाँ, वही कह रही हूँ। काश शादी करने से पहले मैंने दिमाग लगा लिया होता तो मैंने कम से कम किसी ग्रेजुएट लड़की से शादी की होती। अब दिन भर काम भी मैं करूं और उन दोनों भूतों को भी मैं ही पढ़ाऊं। नरेंद्र जब अपने बच्चों को पढ़ाता तो उसके बच्चे उससे ढेर सारे जिज्ञासु सवाल पूछते। पापा, कार और बाकी गाड़ियों के टायरों का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है? टायरों का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि टायरों को बनाने के लिए जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है उनका रंग काला होता है। पापा, कुछ बादल काले और कुछ बादल सफेद क्यों होते हैं? काले बादलों में पानी ज्यादा होता है, वो सूरज के प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए काले दिखाई देते हैं। जबकि सफेद बादलों में पानी कम होता है, वो प्रकाश के सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए उनका रंग सफेद होता है। और ठीक से समझाइए ना। और ठीक से समझना है तो तुम इस सवाल को अपने स्कूल के टीचर से पूछना। मैं टीचर नहीं हूँ बेटा, मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूँ। बच्चों को सुलाकर नरेंद्र खाना खाने बैठा। सरकारी स्कूल में टीचर बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देते। आप इनका एडमिशन किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दीजिए ना, जहाँ हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता हो।
मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कमाई में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। कैब ऑटो इतने बढ़ गए हैं कि सवारी मिलना मुश्किल हो गया है। 20 लोगों से पूछो तो कहीं एक सवारी मिलती है। मुझे और बच्चों को छोले कुलचे पसंद हैं। क्या मैं भी रीना भाभी की दुकान में छोले कुलचे बेचना शुरू कर दूं? नहीं, दुकान भी चलेगी नहीं और किराया खर्च होगा वो अलग। मैं खुद ही कुछ इंतजाम करूंगा। मैं देख रहा हूँ आजकल लोग कैब में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। कैब में कमाई भी ज्यादा है और सवारियों को जबरदस्ती बिठाने का झंझट भी नहीं है। फोन से बुकिंग हो जाती है। नरेंद्र ने अपनी टैक्सी बेची और बैंक गया। सर, मैं एक कार लोन पर लेना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोलेट्रल है? सर, मैं पिछले 15 सालों से टैक्सी चलाता हूँ। कार का उपयोग कैब की तरह करूंगा और समय पर आपका लोन चुका दूंगा। बैंक को तुम्हारे ऊपर भरोसा है और तुम्हें लोन मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कोलेट्रल तो रखना ही पड़ेगा। नरेंद्र के पास अपने मकान के अलावा कोई संपत्ति नहीं थी। उसने अपने मकान पर लोन लेकर कार खरीद ली। कार का लोन जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा है। इसीलिए अब मैं दिन रात छोटे बड़े सभी रूटों पर काम करूंगा। इसीलिए अगर मैं रात में घर ना आ पाऊं तो परेशान मत होना। नरेंद्र दिन रात कैब चलाने लगा। उसका उद्देश्य था कि 1 साल के अंदर वो अपने बच्चों का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दे। मौका मिलने पर नरेंद्र कैब में ही सोने की कोशिश करता। उधर उसके बच्चे घर पर नरेंद्र का इंतजार करते रहते। दोनों छत पर बैठकर बादल देख रहे हैं। देखो, वो वाला बादल डायनासोर जैसा लग रहा है और वो वाला बादल कैंडी की तरह लग रहा है। तुम दोनों यहाँ छत पर बैठे बादल देख रहे हो और मैं तुम्हें नीचे गलियों में ढूंढ रही थी। ये लो, मैंने छोले कुलचे बनाए हैं। अरे वाह, छोले कुलचे! मम्मी, बादलों में हमें आकृतियाँ क्यों दिखाई देती हैं? बादलों में कोई आकृति नहीं होती। हमारे दिमाग में जिस चीज की छवि घूम रही होती है, हमें बादलों में वही आकृति दिखाई देती है। उधर दिन रात कैब चलाने की वजह से नरेंद्र की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन नरेंद्र रात के 1 बजे एक सवारी को हरियाणा लेकर जा रहा था कि तभी उसकी झपकी लग गई। सामने से आ रहा ट्रक ड्राइवर नशे में ट्रक चला रहा था। नरेंद्र की कार और ट्रक आपस में टकरा गए। कार का आगे का हिस्सा लगभग पूरी तरह दब गया। आसपास के लोगों ने नरेंद्र को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। तुम्हें लगभग साल भर तक कोई काम नहीं करना है। कुछ दिनों बाद तुम हॉस्पिटल से छुट्टी ले सकते हो, लेकिन घर पर भी आराम ही करना। ऐसी हालत में नरेंद्र लोन तो चुका नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद बैंक वाले आ धमके। हम माफी चाहते हैं, तुम्हारा परिवार भी है, लेकिन अब तुम्हारा घर नीलाम करने के अलावा बैंक के पास कोई विकल्प नहीं है। मम्मी पापा, हम कहाँ जाएंगे? वहीं जहाँ बादल जाते हैं, तुम्हारी नानी के घर। नरेंद्र गांव में अपने ससुराल आ गया। गीता, हम तुम्हारे परिवार को रहने की जगह तो देंगे, लेकिन खाने पीने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए भैया, मेरा परिवार आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा। मैं छोले कुलचे बेचूंगी और मेरे बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ लेंगे। गीता गांव में छोले कुलचे बेचने की जगह खोजने लगी। शाम को घर लौटकर उसने नरेंद्र को बताया, जी मैंने छोले कुलचे बेचने के लिए जगह ढूंढ ली है। ऐसी जगह तो खोजी है ना जहाँ खूब भीड़ भाड़ रहती हो और लोगों की नजर पड़ती हो? हाँ, गांव में भीकू हलवाई की दुकान सबसे ज्यादा चलती है। वो समोसा, पकौड़ी, जलेबी, मिठाई, कचौरी सब कुछ बेचता है, लेकिन छोले कुलचे नहीं बेचता। मैं उसके बराबर में ही स्टॉल लगाऊंगी। गीता अगले दिन भीकू हलवाई के पास पहुंची। राम राम चाचा जी। राम राम गीता बेटी, बहुत दिनों बाद गांव आई हो। बाल बच्चे सब ठीक तो हैं? जी बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए अब मैं गांव में ही रहूंगी। मैं आपसे ये पूछने आई थी कि क्या मैं आपके बगल में छोले कुलचे का स्टॉल लगा दूं? हाँ लगा लो। मैं तो छोले कुलचे बेचता नहीं, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि गांव के लोग मेरा सामान छोड़कर तुम्हारे छोले कुलचे खाएंगे।
गीता ने अपने दोनों बच्चों की मदद से एक बड़ी सी मेज पर छोले कुलचे बनाए और बेचने शुरू किए। आइए आइए आइए, बारात में बाद में जाइए, पहले छोले कुलचे खाइए। गांव में कोई छोले कुलचे नहीं बेचता था, इसलिए गीता का कारोबार चल निकला। अब जो ग्राहक भीकू हलवाई की दुकान पर आते थे वो छोले कुलचे का भी मजा लेते थे। जैसे जैसे गीता की कमाई बढ़ रही थी वैसे वैसे भीकू हलवाई को गीता खल रही थी। मेरे सारे ग्राहक इसके ग्राहक बन गए, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। उधर गीता की कमाई बढ़ी तो उसने अपने मायके को छोड़कर किराए पर एक घर ले लिया। मुझे माफ कर देना गीता, मुझे लगता था कि तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो इसलिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुमने तो अपने दम पर घर संभाल लिया। आपकी कर्मशीलता ने ही मुझे प्रेरणा दी है जी। उधर भीकू हलवाई म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस पहुंचा। उसने म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी को रिश्वत देकर कहा, मेरी दुकान के बगल में सड़क किनारे गीता नाम की एक औरत छोले कुलचे का स्टॉल लगाती है, उसे हटवा देना। 2-4 और दुकानें भी हटवा देना ताकि गीता को ये ना लगे कि उसकी दुकान किसी ने विशेष रूप से हटवाई है। अगले दिन म्यूनिसिपैलिटी का अधिकारी सड़क पर पहुंचा। दिल्ली के मशहूर छोले कुलचे, कितने के हैं छोले कुलचे? 20 रुपए के हैं। एक प्लेट मुझे भी खिलाना। छोले कुलचे खाने के बाद अधिकारी बोला, तुम्हारे छोले तो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें अपना कारोबार यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि हम सड़क किनारे का सारा अतिक्रमण हटा रहे हैं। अभी रहने दीजिए साहब, अगर मैं यहाँ से कारोबार हटा लूंगी तो मेरी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। तुम किराए पर कोई दुकान ले लो। साहब, मेरे पति बीमार हैं, उनकी दवा का खर्च, रहने का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस, इन सारी चीजों में ही पैसे चले जाते हैं। मैं दुकान किराए पर नहीं ले सकती। तुम मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ से अपना सामान हटाओ। अधिकारी ने पूरी सड़क खाली करा दी। दीपक और कंचन ने एक एक भगोना अपने सिर पर रख लिया और वे तीनों घर की तरफ चल दिए। दीपक और कंचन ने कभी अपनी माँ को रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज गीता की आंखों में आंसू थे। धूप में चलते हुए गीता बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बच्चे रोने लगे। पास ही में गणेश भगवान का मंदिर था। कंचन और दीपक अपनी माँ को उठाकर मंदिर में ले गए और प्रार्थना करने लगे। हे गणेश जी, हमारी मम्मी को ठीक कर दीजिए। हमारे पापा पहले से ही बीमार है। अगर माँ भी बीमार हो गई तो हम दोनों को ना तो खाना मिलेगा और ना ही शिक्षा। तभी अचानक मूर्ति में से गणेश भगवान बाहर निकले। तब गीता को होश आ गया। गणेश भगवान ने गीता को 2 बादल दिए। ये बादल हमेशा तुम्हारी छत पर रहेगा। तुम जब चाहो इनसे छोले और कुलचे निकाल सकती हो। ये बादल संकट में भी तुम्हारी रक्षा करेगा। दीपक, कंचन और गीता घर की तरफ गए। बादल उनके ऊपर ऊपर साथ साथ गया। बादल उनकी छत पर जाकर टंग गया। अगले दिन गीता ने बादल से कहा, बादल बादल छोले दो। बादल से छोले गिरे और भगोना भर गया। फिर गीता ने दूसरे बादल से कहा, बादल बादल कुलचे दो। बादलों से कुलचे गिरे और फिर भगोना भर गया। गीता ने छोले वाला भगोना अपने गले में ढोलक की तरह टांग लिया और कुलचे वाला भगोना कंचन और दीपक पकड़कर साथ साथ चल दिए। वे लोग अब घूम घूम कर पूरे गांव में छोले कुलचे बेचने लगे। पहले गीता का स्टॉल एक ही जगह रहता था, इसीलिए गांव के बच्चे बूढ़े सभी वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब गीता सभी घरों के आगे से गुजर रही थी, इसीलिए उसकी बिक्री बढ़ गई थी। गीता अपने घर पहुंचकर नरेंद्र से नोट गिनते हुए कहती है, आज तो मजा ही आ गया, बिना लागत के सिर्फ मुनाफा। एक दिन गीता गांव के सबसे बड़े कपड़ों की दुकान पर अपने बच्चों को कपड़े दिलाने गई। वहां पर उसे वो म्युनिसिपैलिटी का अधिकारी भी मिला। वो भी अपने परिवार के साथ कपड़े खरीदने आया था। म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी ने जब गीता को महंगे कपड़े खरीदते हुए देखा तो उसे अपने ऊपर शर्म आ गई।
मुझे माफ कर देना गीता जी। उस दिन मैंने आपकी रोजी रोटी छीन ली। दरअसल मैं लालच में आ गया था। भीकू हलवाई, जिसे तुम ताऊ जी कहती हो, उसी ने मुझे तुम्हारा कारोबार अपनी दुकान के बगल से हटाने के लिए रिश्वत दी थी। अच्छा, तो ये बात है। भीकू ताऊ ऊपर ऊपर से मीठा बोलते हैं और अंदर अंदर से मुझसे जलते हैं। उन्हीं ने मेरा कारोबार ठप करवाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं उन्हीं की दुकान किराए पर लूंगी। गीता दुकानदार के मालिक के पास पहुंची और उसने दुगने किराए की पेशकश की। दुकान का मालिक तुरंत भीकू हलवाई के पास पहुंचा। भीकू भाई साहब, कल आपको दुकान खाली करनी है। किसी और ने 2 गुने किराए पर यह दुकान ले ली है। लेकिन वो कौन है जो इतना ज्यादा किराया देने को तैयार है? गीता, छोले कुलचे वाली। लेकिन मैं आपकी दुकान बहुत सालों से चला रहा हूँ, आप एकदम मुझे नहीं हटा सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम दुकान खाली करो। जैसे कभी आंखों में आंसू लेकर गीता को अपना स्टॉल हटाना पड़ा था, उसी तरह आज भीकू को अपनी दुकान खाली करनी पड़ी। भीकू को गांव वालों से पता चल गया कि गीता की छत के ऊपर बादल हैं, जिससे वो छोले कुलचे मांगती है। बादल ही तो है, उड़ा देंगे। भीकू ने एक बहुत ऊंचा और ताकतवर फर्राटा पंखा बनाया और बादलों को उड़ाने की कोशिश की। बादल काफी दूर तक उड़ गए, लेकिन फिर वो उड़कर भीकू के सिर पर आ गए और बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। भीकू भागा भागा फिर रहा था, लेकिन उसके सिर पर ओलों की धमाधम बारिश हो रही थी। अरे बाप रे, कोई बचाओ मुझे। गीता बेटी, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ता हूँ और अब मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। तब गीता ने बादलों से कहा, बादल, छत पर वापस लौट आओ। बादल अपनी जगह पर वापस लौट आए और तब कहीं भीकू की जान छूटी।